बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 65 न्यूज़ के साथ मैं हूं शीरी सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम संगत। प्रोग्राम संगत में हर हफ्ते आपकी मुलाकात होती है किसी अदबी, सियासी या समाजी शख्सियत से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, नफीस शख्सियत के मालिक, एक अदबी शख्सियत जनाब हसन अब्बास रजा साहब, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और इसके अलावा इनकलाबी शायर। तो आप हम हसन अब्बास रजा साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, बहुत सर, सबसे शुक्रिया। पहले आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे मदऊ किया, मेरे लिए एजाज़ है। अल्लाह ताला आपको तरक्की दी और सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप सबसे पहले ये बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है। ददियाल मेरा गुजर खान है, ननियाल मेरा ये मलपुर और आगरा है टेंच। तो बुनियादी तौर पे कश्मीरी हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस यही पिंडी में ही पैदा हुआ, यही जम पल, यही पढ़ा लिखा सब कुछ। तो बस दुनिया पूरी घूमा हूँ। ये है मेरा एजाज़ है कि क्योंकि मैं जब यहाँ पे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में था तो कल्चरल ट्रुपे लेके जाते थे, हम पूरी दुनिया में घूमा हूँ। 10 साल मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, माशाल्लाह। 10 साल वहाँ रहा हूँ। तो बस ये ज़िंदगी के यही है, शब रोज़ है। शब रोज़ है, कैसे बसर होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए आपने शायरी का आगाज़ किस उम्र से किया, किस दौर में किया? बचपन से शौक था या बचपन से कुछ रुझानात थे या अचानक से हादसाती तौर पे आप शायरी में आए? नहीं, शायद पहली बात तो यह है कि कोई भी फनकार या आर्टिस्ट या शायर जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको कुदरत आपके अंदर होती है। कोई भी फनकार बाय बर्थ होता है, बन नहीं सकता। कोई शायर आपके अंदर पैदा होता है कुदरत की तरफ से, वदीयत होती है। तो जब क्योंकि घर में माहौल ऐसा था, मेरे भाई और वालिद साहब मेरे फारसी और उर्दू के उस्ताद थे, फिर घर में भाइयों के पास बेशुमार किताबें थी, पढ़ता रहता था वो। लेकिन अंदर एक शायर था। पहली गज़ल जब मैंने लिखी तो वो बिल्कुल ठीक थी, वजन में हर चीज। तो ये जब किसी ने कहा कि यार किसने लिख के दी है, मैंने कहा कि मैंने खुद लिखी। वो हैरान हुए उस्ताद थे, तो कहने लगे यार आप तो बिल्कुल ही खालिस शायर हो। मैंने कहा कुदरत की तरफ से है बस। तो बस वो शायद ये 78 की बात है, मेरी पहली गज़ल थी 78। माशाल्लाह। और अब तक आपकी कितनी तसानीफ जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं? टोटल मेरी इस वक्त तक 16 किताबें हैं, जिसमें से 5 शेरी मजमूए हैं, बाकी 11 किताबें मैंने कंपाइल की हैं। वो ड्रामों पे है, अफसानों पे है और शायरी पे है और असनाफ जो है म्यूज़िक के और फ़नून लतीफ़ा के, बाकी जो है उनके हवाले से मेरी किताबें हैं। 16 किताबें हैं मेरी अब तक। सर, वैसे तो आपका तमाम तर कलाम बहुत खूबसूरत है और जो भी आपकी अदब की लिखनात है वो बिल्कुल काबिल तहसीन है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी आपकी शोरा पाक गज़ल जो बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल है, जो मुन्नी बेगम साहिबा ने गाई है। नाज़रीन, आपको बताते चले आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। एक ऐसी गज़ल जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक शोहरत याफ्ता गज़ल कहलाती है। सर से पूछते हैं इसके पस मंज़र के बारे में। ये मेरी पहली किताब में है। ये पहली किताब मेरी 85 में छपी थी और ये गज़ल मैंने तकरीबन 83 या 84 में लिखी थी। अब वो पता नहीं बचपन से ही आवारगी मिजाज में शामिल थी शायद, तो इसीलिए मैंने वो गज़ल लिखी कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। तो वो सच्ची बात है, आवारगी एक मिजाज में शामिल थी जो अलग गज़ल से अभी तक भी कायम है। और देखो, ये एक ऐसी गजल है कि उस दौर से इस दौर तक इसकी मकबूलियत में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। उसी तरह आज भी सुनते हैं, उस दौर के यंगस्टर्स सुनते थे, अब इस दौर के यंगस्टर्स सुनते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत वो एक क्रिएशन है कि मैं समझती हूँ कि उसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी। और सर, आपका बाकायदा तौर पे किसी अदबी तंजीम से ताल्लुक है? नहीं, चूंकि मैं ज़ाती तौर पे एक प्रोग्रेसिव राइटर हूँ, शायर हूँ, तरकीब सन। तो अंजुमन तरकीब सन मुसन्निफीन से भी एक बराह रास्त तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट राब्ता था। फिर हल्का रवा में ज़ोक इस्लामाबाद पिंडी का मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो हल्का रवा ज़ोक से मैंने बहुत कुछ सीखा।
फिर वो एक बज़्म ख़याबान अदब एक होती थी हमारी नौजवानी के दिनों में, तो हम उसके तहत अदबी तकारीब करते थे। बस यही है, रेडियो टीवी से ताल्लुक़ रहा। रेडियो के लिए बेशुमार मैंने लिखे, मज़ामीन लिखे, ड्रामे लिखे, खाके लिखे, और एक अखान होते हैं हमारे पठवानी में, उनको अखान कहते हैं, तो अखान में लिखते रहा, वो जिनको मुहावरे के तौर पे, तो वो भी मैंने लिखता रहा। बस यही काम सारी ज़िंदगी यही किया। और चूँकि मेरी जॉब ऐसी थी, मैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में डायरेक्टर परफॉर्मिंग आर्ट था, तो म्यूज़िक, डांस और ड्रामा ये मेरी फील्ड है। शायरी तो मेरा पहला इश्क है और ये मेरी फील्ड है। बाकी मेरी जॉब्स है कि म्यूज़िक, डांस और ड्रामा, ये मैं डायरेक्टर हूँ उसका, तो यही काम किया है सारी ज़िंदगी। और जो हमारी अदबी शख्सियात हैं माशाल्लाह, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, सबके साथ अच्छा वक्त गुजारा, उसके बारे में हम मलका नूरजहां साहिबा के साथ उसके हवाले से भी कुछ नाज़रीन जानना चाहते हैं। जी, मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इन बड़े लोगों की सोबत मिली और इनकी शफकत मिली। फैज़ साहब ने मेरी पहली किताब का फ्लैप लिखा और वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी तहरीर थी, मतलब मरने से 5 दिन पहले उन्होंने लिखा, और जब लाहौर गए तो उनकी डेथ हो गई। तो वो इतने मेरे लिए बहुत ही मोहतरम थे। फिर अहमद फराज से तो मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ दोस्ती थी। फिर इसी तरह मैडम नूरजहां से मेरी बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी, क्लोज़। तो बाकी लोग जो है, आपकी ये खूबसूरत किताब मेरे मेहरबान मेरे चार घर, जिसमें ये जो है हसन अब्बास रज़ा साहब की तमाम मुलाकातें, तमाम जो शख्सियात से उनकी दोस्तियां थी, वो उनकी पर्सनल एक ताल्लुकात थे और अदबी ताल्लुकात थे, उसकी तमाम तफसील आपको इस किताब में मिलेगी। बहुत खूबसूरत किताब है मेरे मेहरबान मेरे चार घर। ये मेरे, चूँकि इंडिया में मेरे 2 दोस्त बहुत ही अजीम दोस्त थे। एक तो अभी माशाल्लाह हयात हैं, गुलजार, बहुत बड़े डायरेक्टर, राइटर, शायर हैं। दूसरी अमृता प्रीतम थी। अमृता प्रीतम, शी वॉज ए ग्रेट लेडी। उनसे मेरी मुलाकातें थी, बहुत ही प्यार करती थी वो, बहुत ही नफीस खातून थी। तो इसी तरह बाकी यहाँ पे किशोर नाइक, परवीन शाकिर और ये अहमद अदीब कासमी, ये सब लोग मेरे बहुत ही क्लोज थे। किशोर नाइक, तो इनसे दोस्ती थी। तो बहरहाल वो एक ज़माना था जो हमने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। और इस लिहाज से मैं तो इस वक्त अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये सआदत हासिल हुई आपका इंटरव्यू लेने की और अपने प्रोग्राम में। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे याद किया, तो मैं तो अदब का मामूली सा तालिब इल्म हूँ। सर, ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में कुछ इनकलाबी हवाले से भी आपकी सरगर्मियाँ थी और उसकी कुछ तफसीलात भी हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। हाँ, ज़ियाउल हक का मार्शल आर्ट था जब, तो वो मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि वो एक अजीब मुनाफिक किस्म का आदमी था जो मुखालफत नहीं बर्दाश्त करता था। और हम तो ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक लेफ्ट से था, प्रोग्रेसिव लोगों से था, तो हम उसके मार्शल आर्ट के खिलाफ थे। मैंने उसके खिलाफ नज़में लिखी, हक सच पे लिख देते। जी हाँ, जो मैंने फील किया उसके खिलाफ लिखा, एहतजाज हुए उसमें शामिल थे। जब मैंने नज़में उसके खिलाफ लिखी थी, बल्कि एक छोटी सी नज़म थी, जब उसने एक रेफरेंडम कराया था जिसमें उसने लोगों से पूछा था कि अगर ये सारे आप बातें कहें तो इसका मतलब है मैं 5 साल के लिए हूँ। वो रेफरेंडम में लोगों ने वोट को नहीं डाले, लेकिन जब बक्से भरे निकले और उसको कहा जी मैं 5 साल के लिए मुंतखब हो गया, तो मैंने उस पर एक छोटी सी नज़म लिखी थी कि वो जो इंतखाब, उस जो रेफरेंडम पे, कि मुझे इस ज़ुबानी याद नहीं इस वक्त आ रही, वो आपके कौन से मजमूए कलाम में मौजूद है, हम जरूर उसको पढ़ना चाहेंगे। अब मुझे सच्ची बात है सब जहन को उतर गई है वो, हालांकि बड़ी छोटी सी नज़म है, लेकिन उसका पहला मिसरा इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल तो इस लिहाज से मैंने उसके खिलाफ नज़में लिखी काफ़ी सारी। एक मैगजीन में निकालता था ख़याबान के नाम से, उस ख़याबान में छपी सारी चीज़ें। तो वो ख़याबान को ज़ब्त कर लिया गया और मेरे घर में रेड हुआ और मेरे वालिद साहब को ले गए वो। फिर मुझे पता चला, मैं उस वक्त ड्यूटी पे था, वापस आया तो मैं पेश हो गया और वालिद साहब को कहा कि आप जाएँ। उसके बाद मुझे मेरा रिमांड लिया गया, तो उन्होंने हथकड़ी लगा के मुझे
सदर बाजार में फिराया कि जहाँ जहाँ वो किताबें पढ़ी थी तो वो किताबें बरामद करने के लिए मुझे हर बुक स्टॉल पे ले जाते थे। हथकड़ी पैदल चलाया मुझे हथकड़ी पे ला के। मतलब हक सच लिखने की सही हाँ कीमत हाँ, अदा की आपने। लेकिन उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं बिल्कुल सच, ये तो फख्र की बात है हमारे लिए भी। हाँ, तो वो बहरहाल वो एक जो ज़मीर की आवाज़ होती है उस पर आपको लबैक कहना चाहिए। एक सच्चा तख्लीक़कार जो है वो उस ज़मीर की उस आवाज़ के साथ कभी समझौता नहीं करता, और ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा सर, अब हो जाए कोई खूबसूरत सा कलाम, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं आपकी कोई खूबसूरत गज़ल, कोई खूबसूरत नज़्म। मैं कुछ चीज़ें सुना कि वैसे तो आपका कलाम पढ़ते रहते हैं, लेकिन शायर की ज़ुबान से खुद सुनना ये नाज़रीन एक बहुत खुशी की बात है कि कलाम शायर बज़ुबान शायर। एक गज़ल के चंद शेर। सदा देती हैं गलियां और उसका घर बुलाता है, सदा देती हैं गलियां और उसका घर बुलाता है, मुझे शहर तमन्ना का हर एक मंजर बुलाता है। मेरे सीने में कुछ दिन से मुकीम एक शख्स है ऐसा, मेरे सीने में कुछ दिन से मुकीम एक शख्स है ऐसा, जो खुद बाहर नहीं आता मुझे अंदर बुलाता है। क्या कहने, वाह। अजब जिद्दी है खुद तो साए में रहता है और मुझको, अजब जिद्दी है खुद तो साए में रहता है और मुझको, वरना पाँव तपती धूप में छत पर बुलाता है। क्या कहने। शिकस्तो रेख्त इतनी हो चुकी है वक्त के हाथों, शिकस्तो रेख्त इतनी हो चुकी है वक्त के हाथों, कि फिर एक बार मुझको मेरा कुज़ागर बुलाता है। वाह, क्या कहने सर, क्या कहने, बहुत खूबसूरत कलाम। एक और शेर सुनाता हूँ। बदन में कतरा कतरा जहर उतारा जा रहा है, बदन में कतरा कतरा जहर उतारा जा रहा है, कि हमको आजकल किस्तों में मारा जा रहा है। क्या कहने, क्या कहने। बज़ाहिर तो बहुत ही दूर हैं गिरदाब से हम, बज़ाहिर तो बहुत ही दूर है गिरदाब से हम, मगर लगता है हाथों से किनारा जा रहा है। क्या कहने सर, बहुत खूबसूरत कलाम। जहाँ कुछ रोज पहले रांदाए दहलीज थे हम, जहाँ कुछ रोज पहले रांदाए दहलीज थे हम, उन्हीं गलियों से अब हमको पुकारा जा रहा है। हमेले दर्द जुए में लगी ऐसी रकम है, हमेले दर्द जुए में लगी ऐसी रकम है, जिसे दानिस्ता हर बाजी में हारा जा। वाह वाह, क्या कहने सर, जिसे दानिस्ता हर बाजी में हारा जा रहा है। और एक शेर सुनाता हूँ। आंखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, आंखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, हालांकि 10 बरस से मैं उस घर नहीं गया। वाह, क्या कहने। उसने मजाक में कहा मैं रूठ जाऊंगी, उसने मजाक में कहा मैं रूठ जाऊंगी, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया। क्या कहने, वाह। उसने मजाक में कहा मैं रूठ जाऊंगी, बहुत पसंदीदा, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया, और सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी, सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी, हैरान वो भी थी कि मैं क्यों मर नहीं गया। और बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। क्या कहने, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। बहुत जब तक आप कहेंगी बस सुना, कितनी टाइम अगर आपके आ है तो। अब आखिर में आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी सर कि मौजूदा अदबी तंजीमें जो काम कर रही हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं, या उनके लिए क्या ऐसा आप सजेशन पेश करना चाहेंगे जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके? देखिए, अदबी तंजीमें किसी सरकारी इदारे के मातहत नहीं होती। ये अदब का जिनको लोगों को शौक होता है, जुनून होता है, वो खुद बेचारे अपनी तंजीमें बना के खुद चलाते हैं, खुद अपना उसका खर्चा बर्दाश्त करते हैं। तो ये बार बात उसमें इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, ज़ाहिर है एक शख्सी देखने में आते हैं इख्तलाफात। हाँ, हो जाते हैं, वो नेचुरल है। मुझे याद है मैं जब न्यूयॉर्क में था तो न्यूयॉर्क शहर में हल्का और ज़ौक़ की 3 शाखें थी। हर आदमी ने, हर 5 बंदों ने मिल के अपना हल्का, बस ये तो हमारी सियासत होती है। ये तो
अदबी पॉलिटिक्स भी होती है। बहरहाल मैं समझता हूँ जो अदबी तंजीमें बनाई हुई हैं, लोगों ने काम कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक मुस्तहसन है कोई खास पैगाम जो आप देना चाहें? बस यही है कि अपनी सियासी वाबस्तियों से हटकर अदब के साथ आप सिंसियर रहें, मुखलिस रहें और अदब की खिदमत करें। यही आपका सारा होना चाहिए, मंशूर भी होना चाहिए। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को मज़ीद तरक्की दे और ताकि ये अपना अदब के साथ सिंसियर रहें। इंशाल्लाह, आमीन। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अहले हाजिर के लेजेंड शायर जनाब हसन अब्बास रज़ा साहब। हमने उनसे बहुत सी बातें भी की और उनसे उनका खूबसूरत कलाम भी सुना। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे बशर्ते ज़िंदगी प्रोग्राम संगत के साथ, एक नए मेहमान, एक नई शख्सियत को लेकर। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।